मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, 30 जनवरी। आज ही के दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और आज पटना की सड़कों पे आप कह सकते हैं कि बिहार की जो छात्र शक्ति है, बिहार के जो छात्र हैं, वो अपनी मांगों को लेकर कोहराम मचाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज जब बिहार के छात्र अपनी कुछ मांगों को लेकर सड़क पर हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस छात्र शक्ति के डर से या जिस छात्र शक्ति के प्रभाव से सत्ताएं बदल जाया करती थी, इस देश का इतिहास गवाह है कि चाहे वो घनानंद के शासन को समाप्त करने में चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमिका रही हो, या फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 का छात्र आंदोलन रहा हो, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि कॉलेज छोड़ दो, विश्वविद्यालय खाली करो और अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो का नारा दिया। और इस देश की छात्र शक्ति अपनी पढ़ाई जो जहां भी कर रही थी, कई लोगों ने वकालत की पढ़ाई छोड़ दी, कुछ लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दिया और आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। और परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ कर हिंदुस्तान से फेंक दिया उन्होंने। उसके बाद बात 1975 की करते हैं हम, जब 1974 में देश पहले गुजरात से शुरू होकर बिहार तक पहुंचा छात्रों का आंदोलन। उसके बाद छात्रों पर कितने जुल्म किए गए, कितनी अत्याचार हुई। मीसा के अंदर 19 महीने के लिए कई छात्र नेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया गया। 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद इस देश में लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, यहां तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया। लेकिन उस आपातकाल को इस देश से उखाड़ कर फेंकने की का जिम्मेवारी का निर्वाह किसने किया? छात्र शक्ति ने किया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह पटना, पाटलिपुत्र वही धरती है जहां से उस छात्र आंदोलन को परवान चढ़ाया गया। आप कह सकते हैं कि छात्र आंदोलन की शुरुआत एक तरह से गुजरात से हुई। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरुआत हुआ, वहां पर हॉस्टल जो के मेस में जो समस्याएं थी, जो फी वृद्धि हुई थी, उसके खिलाफ आंदोलन शुरुआत हुई। लेकिन वहां भी वह आंदोलन चिमन भाई पटेल के भ्रष्टाचार से जुड़ा। बिहार में भी छात्र आंदोलन शुरू हुई, शुरुआत तो हुई अब्दुल गफूर की सरकार के खिलाफ शुरुआत। उसके बाद लेकिन इंदिरा गांधी की तानाशाही, आपातकाल से वो जुड़ता गया और देश में जो कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, तो उस इंदिरा गांधी की सरकार को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। आज पुनः पटना की सड़क पे छात्र शक्ति है। लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया। 18 दिसंबर से ही बिहार के छात्र बीपीएससी का जिन्होंने एग्जाम दिया था, तैयारी करने वाले लोग अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन में अगर हम गौर से देखेंगे तो देखिए, आंदोलन की आप कह सकते हैं छात्रों की मांग के साथ आप सहमति व्यक्त कर सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन छात्रों की सुनी नहीं जाए, प्रशासन कान में रुई ठूस कर बैठा रहे, ये अतार्किक है। बिहार के सत्ता में 20 वर्षों से नीतीश कुमार है और उनकी सरकार इतना ज्यादा मुझे लगता है कि इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। छात्रों की से कोई भी अधिकारी बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री को आना चाहिए था बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री भी उसी छात्र आंदोलन की उपज है, 1974 के छात्र आंदोलन की ही उपज नीतीश कुमार रहे हैं। लालू यादव उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनका इसी साल पिछले वर्ष निधन हुआ है, सुशील कुमार मोदी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव हुआ करते थे। ऐसे ही लोगों के नेतृत्व में बनी हुई छात्र संघर्ष समिति के द्वारा वो आंदोलन 74 का आंदोलन संचालित था। लेकिन एक अंतर क्या था? अंतर अगर हम देखें, जितने भी छात्र आंदोलन हुए हैं देश भर के अंदर, इससे भी पहले अगर हम जाएं तो अगर जो चंद्रगुप्त के नेतृत्व में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, चंद्रगुप्त ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया, उस आंदोलन के मार्गदर्शक चाणक्य थे। ठीक, उस आंदोलन के मार्गदर्शक चाणक्य थे। चाणक्य
के नेतृत्व में ही छात्र शक्ति ने सकारात्मक परिवर्तन किया देश के अंदर। जो घनानंद की सरकार थी, जो अराजकता देश के अंदर, समाज के अंदर जो राजा के रूप में व्यभिचार फैला हुआ था, उसको समाप्त करके एक सुशासन की स्थापना किया। इतिहास गवाह है कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त सम्राट के रूप में भारत के सबसे सफल सम्राट साबित हुए। उसके बाद आ जाइए 1942 का जो आंदोलन हुआ, करो या मरो का, क्विट इंडिया मूवमेंट छात्रों ने चलाया, लेकिन उसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में था, तो योग्य नेतृत्व था। 74 का भी आंदोलन, 75 का भी आंदोलन देखेंगे, आपातकाल विरोधी आंदोलन में भी एक नेतृत्व मिला इन लोगों को, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण जो कि इंदिरा गांधी को इंदु कहा करते थे, बेटी समान माना करते थे, लेकिन सत्ता के खिलाफ जब जयप्रकाश नारायण इस बात से संतुष्ट हो गए कि नहीं, इंदिरा गांधी का जो कृत्य है वह देश के लिए हितकर नहीं है, तो फिर जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन, लेकिन साथ ही सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जो जयप्रकाश नारायण का सपना था कि सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था। आज दुर्भाग्य है कि उन्हीं जयप्रकाश नारायण के शिष्य की टोली से एक नीतीश कुमार जो है बिहार के शासन में, बिहार पर लगातार 20 वर्षों से शासन कर रहे हैं, लेकिन कहा गया उनका संपूर्ण क्रांति, पता नहीं। जयप्रकाश नारायण के जितने भी शिष्य थे, आप कह सकते हैं कि आज प्रायः उनके शिष्य उसी राजनीतिक धारा में अपने आप को ढाल चुके हैं जिस धारा में कहा जाता है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सत्ता मिलते ही ये सभी लोग बदल गए। आपने देखा लालू प्रसाद यादव का इतिहास देखा आपने, जिस जातिवाद का विरोध जयप्रकाश नारायण किया करते थे, लालू प्रसाद यादव ने उसी जातिवाद को आगे बढ़ाया। जिस भ्रष्टाचार का विरोध जयप्रकाश नारायण ने किया, उसी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। चारा घोटाले से लेकर जितने भी घोटाले, आज उनके परिजन भी कई ऐसे घोटालों में शामिल हैं। ठीक, आप कल्पना कीजिए कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, तो रेल मंत्री होते हुए अपने निकट के एक व्यक्ति को चपरासी की नौकरी उन्होंने दिया। और उस आप देखिए कि निर्लज्जता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। उनके नजदीकी थे, उनके स्वजातीय थे, नौकरी किसका दिया? चपरासी का। रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी और बदले में क्या किया भैया? बदले में उसकी जमीन लिखवा लिया। उसका भी मुकदमा चल रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा 2018 में तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मिट्टी घोटाला का नाम चर्चा आपने सुना होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान है, वहां से मिट्टी कटवाकर क्या कर रहे थे? तो अपना जो मॉल बन रहा था उनका सगुना मोड़ के पास पटना में, उस मॉल में संजय गांधी जैविक उद्यान की मिट्टी कटवाकर वहां भराई करा रहे थे। अब अनुमान लगाइए कि यहां के राजनेता कितने बड़े आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर नैतिकता खत्म, ठीक है, व्यवहारिकता खत्म, लोक लाज खत्म हो चुका है। ठीक है, उस स्थिति से हमारा लोकतंत्र गुजर रहा है। इसी के साथ इस बात की भी चर्चा करने की आवश्यकता है कि अगर हम कई और ऐसे घटनाओं को देखते हैं, अगर आपको याद होगा 2012 में दिल्ली में रामलीला मैदान में एक उसी कड़ी में अन्ना हजारे भी आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके साथ उनके शिष्य कौन कौन थे? जो लोग भी उनके साथ उनके शिष्य के रूप में बैठे थे, जिन्होंने कहा था कि भाई मैं कभी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, ना राजनीतिक दल बनाऊंगा। राजनीतिक दल बना लिया, उसके बाद में मैं कोई सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद में सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। सरकारी गाड़ी ले लिया, मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा। आवास ले लिया, सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा ले लिया, ठीक है। राजनीतिक नैतिकता का मापदंड एक तय करूंगा, स्थापित करूंगा। बदले में क्या हुआ? शराब घोटाला, तिहाड़ जेल से लौट कर आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मुख्यमंत्री पद के अयोग्य माना है। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब उनको कहा गया है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनते भी है तो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते, मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपना एक रबर स्टाम्प कर सकते हैं आतिशी और मार्लेना को वहां मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया, मतलब एक पपेट।
ये तो उसी प्रकार की बात हुई ना कि जिस प्रकार से 1996-97 में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जब जेल जाना पड़ा तो अपने बदले अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि पत्नी उनकी जो है घर से बाहर घरेलू महिला थी, राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने बिहार के ऊपर थोप दिया। परिवारवाद का विरोध करने की लालू प्रसाद यादव की पहचान नहीं थी। लालू प्रसाद यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो एक सभा के दौरान उनका यह भाषण काफी लोकप्रिय हुआ था मित्रों, कि वह दिन चला गया जब रानी की कोख से राजा पैदा लेता था। मतलब उनका कटाक्ष इंदिरा गांधी के तरफ था, राजीव गांधी के तरफ था, क्योंकि राजीव गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही हराकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी थी राजीव गांधी को चुनाव में पराजित करने के बाद। कटाक्ष तो था इंदिरा गांधी पर, राजीव गांधी पर। उन्होंने कहा कि रानी की कोख से राजा पैदा नहीं लेगा, मतलब इंदिरा गांधी की से राजीव गांधी थे। अब क्या हुआ, जब लालू यादव खुद सत्ता में आए अपनी उसी बात को भूल गए, पहले अपनी रानी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और अब जितने भी एक रानी से कई राजकुमार और कई राजकुमारियां पैदा ले रही है। तेजस्वी यादव आपने देखा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तेज प्रताप यादव उनके दूसरे पुत्र बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, आप याद कीजिए, गौर कीजिए इस बात पर, मीसा भारती का नामकरण ही मीसा एक्ट के नाम पर हुआ था, जिस मीसा के तहत लालू यादव 19 महीने की जेल की सजा काट कर आए थे आपातकाल के दिनों में। और उसी मीसा भारती को लालू यादव ने टिकट दिया पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, 2 बार चुनाव हारी, इस बार चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य है। दूसरी पुत्री को भी टिकट दिया था रोहिणी आचार्य को छपरा से, लेकिन वो चुनाव हार गई। अदरवाइज अगर वो चुनाव नहीं हारती तो आज वो भी संसद में होती। इससे पहले जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लालू यादव मुख्यमंत्री स्वयं हुआ करते थे। आपको याद होगा, बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है आज की जो छात्र पीढ़ी है उन लोगों को पता नहीं हो। लालू प्रसाद यादव के कई रत्न थे बिहार में, उनमें सबसे प्रमुख नाम हुआ करता था लालू प्रसाद यादव के सालों का, साधु यादव, सुभाष यादव, प्रभुनाथ यादव, उसके बाद कई भतीजे थे उनके। ठीक है, तो इन लोगों के और इन लोगों ने किस प्रकार का त्राहिमाम मचाया बिहार में, बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। पुराने दिनों के अखबार को निकाल कर पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आज जो स्थिति बिहार की है, जो देश की भी स्थिति मैं कहता हूं, सबसे बड़ी चीज है कि बिहार, चूंकि आज हम लोग चर्चा बिहार सेंट्रिक कर रहे हैं तो इसीलिए बिहार पर ही फोकस करते हैं। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हो रहे हैं इधर के दिनों में 5-10 वर्षों के अंदर, हर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। अब अनुमान लगाइए कि किसी गरीब का बेटा जो पटना में 5 साल से रहकर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और परीक्षा के दिन जब वो परीक्षा देकर निकलता है हॉल से बाहर तो उसे मालूम होता है कि परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आउट था। क्या करे वो? कई ऐसे छात्र पटना में रहते हैं जिसके पिता अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, पटना में रखते हैं पढ़ाने के लिए, कोचिंग करवाते हैं, साल दर साल वो परीक्षा की तैयारी करता है और जब उस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, अनुमान लगाइए कि केवल उस छात्र की ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। और परिणाम क्या होता है? ऐसे लोग हैं कौन ये क्वेश्चन पेपर आउट कराने वाले रैकेट हैं? चलिए, एक बार मान सकते हैं, 2 बार मान सकते हैं कि किसी अपराधी गिरोह की भूमिका रही होगी केवल, लेकिन अगर यही चीज क्रम बन जाए, लगातार होता रहे, तो क्या यह शक नहीं होता कि इसमें सत्ता का संरक्षण होगा? बगैर सत्ता के उच्च स्तर पर संरक्षण प्रदान किए बगैर क्या ऐसा संभव है? भ्रष्टाचार की बात देखिए आप, स्थिति बिहार में एक छोटा सा पुलिस का थाना से लेकर, चाहे वो ओल्ड सेक्रेटेरिएट हो चाहे वो न्यू सेक्रेटेरिएट हो, कौन सा विभाग ऐसा है बचा हुआ है जहां भ्रष्टाचार में आकंठ न डूबा हुआ हो? कुछ दिन पहले तक आपने देखा है कि लगातार जो है पुल पर पुल, पुलिया पर पुलिया टूटता जा रहा है बिहार में, और जो कंपनी बनाती है ये पुल और पुलिया, जिसके पुल टूटते जा रहे हैं, वो कंपनी अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं होती है।
शराबबंदी, आप याद कीजिए 2016 में जब शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू किया था, पहले 2 साल तक जिस कड़ाई से इसे लागू किया गया था उसका परिणाम बहुत ही सुखद रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसने पुलिस कर्मियों को अवैध शराब के धंधा से पैसे की उगाही करने की आजादी दे दी? आज शराबबंदी का अगर सबसे अधिक लाभ किसी को मिल रहा है तो पुलिस थाना को मिल रहा है, या फिर बिचौलिए को मिल रहा है, या फिर जो अवैध शराब का व्यापार करने वाले लोग हैं उनको मिल रहा है। क्या ये इतनी सारी चीजें सत्ता के शीर्ष स्तर पर संरक्षण के बगैर संभव है? नहीं संभव है, कभी संभव नहीं हो सकता है ऐसा। और इस परिस्थिति से भी उतना ही नहीं, आज बांग्लादेश की स्थिति हमने देखा है किस प्रकार से बांग्लादेश में वहां पर अराजकता फैली हुई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत बड़ी है। आने वाले दिनों में इतनी बड़ी संख्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों की कि आने वाले दिनों में यह केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकट के रूप में देश के सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार इस मामले में आंख मूंद के पड़ी है, केंद्र सरकार भी आंख मूंदे है। तो क्या विकास का मतलब, ठीक है केंद्र सरकार के स्तर पर बहुत सारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, सड़कें बन रही है, पुलें बन रही है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? मित्रों, सबसे प्रमुख बात यह है कि जब कोई भी व्यक्ति लगातार उसे यह एहसास हो जाता है कि मुझे सत्ता से निकाला नहीं जा सकता, सत्ता से हटाया नहीं जा सकता, तो उस समय में चाहे व्यक्ति कोई भी हो वह निरंकुश हो जाता है। बिहार उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज देख लीजिए, बिहार की सत्ता में बैठा, शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति नीतीश कुमार को यह भरोसा हो चुका है कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं 1 नंबर की पार्टी बनूं, 2 नंबर की पार्टी बनूं, 3 नंबर की पार्टी बनूं, फिर भी मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। यह जो परिस्थिति है, यही परिस्थिति सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में सत्ता नाम की अब कोई चीज ऐसी नहीं बची है, सुशासन नहीं बचा है। नीतीश कुमार तो खुद अपनी गाल पे ही थप्पड़ मार रहे हैं। मित्रों, याद होगा 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, याद कीजिए 2005 से 2010 के कार्यकाल को नीतीश कुमार का बिहार के लिए स्वर्ण युग था। मुख्यमंत्री यही थे, व्यक्ति यही थे। क्या कहा करते थे कि मैं 3 चीजों से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, और नीतीश कुमार ने नहीं किया था। वो 3 चीजें क्या थी? क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। पूरे देश भर में चर्चा होती थी नीतीश कुमार की। विकास का जितना भी इंडेक्स हुआ करता था उस दौर में, जितने भी सर्वे हुआ करते थे देश भर के अंदर, हर सर्वे में बिहार, चाहे वो विकास दर का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे शिक्षा के विकास का मामला हो, हर डेवलपमेंट के इंडेक्स में बिहार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पहले 3 नंबर पे हुआ करता था। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से डरने लगा था। जो कोई भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता था उसके घरों में स्कूल नीतीश कुमार की सरकार स्कूल खुलवाया करती थी। लेकिन आज की क्या परिस्थिति है? जितने भी अपराधी थे बिहार छोड़कर चले गए थे। आज पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, आप पटना राजधानी है, राजधानी में भी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा एरिया आम जनता के लिए सुरक्षित बची है। आपराधिक गिरोह आपस में टकराते हैं, आम लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से आज बिहार को मुक्त कराने की आवश्यकता है। छात्रों से, ये छात्र शक्ति ही यह परिवर्तन ला सकती है। इसीलिए बिहार की जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं, जितने भी सोशल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, देखिए राजनीति में केवल राजनीतिक दलों की भूमिका ही नहीं होती है, बल्कि राजनीति में सामाजिक दबाव समूह की भी भूमिका होती है। आप याद कीजिए, चाहे 1974 का आंदोलन रहा हो, चाहे वो उससे पहले का आंदोलन रहा हो, जितना भी देश के अंदर परिवर्तन आए हैं, वो उसमें केवल समाज के एक वर्ग की भूमिका नहीं होती है। समाज के सभी वर्ग उस भूमिका में अपने आप को जब अपनी आहुति देते हैं, तभी कोई परिवर्तन
सकारात्मक परिवर्तन समाज के अंदर आता है। आज बिहार को जरूरत है एक बेहतर छात्र आंदोलन की, एक कह सकते हैं एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। और यह व्यवस्था परिवर्तन केवल राजनीतिज्ञों के भरोसे नहीं हो सकता, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जब तक अपनी आवाज किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद करे, चाहे वो लिख कर बुलंद करे, लेकिन अपनी भूमिका का निर्वाह हर एक बिहारी को करना होगा। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस समस्या से मुक्त कराने की आवश्यकता है। बिहार पलायन का शिकार है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं ना, इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी बिहार है। बिहार का ब्रेन आज आप कह सकते हैं कि कहां है, तो बिहार का ब्रेन है पूना में, बिहार का ब्रेन है बेंगलोर में, बिहार का ब्रेन है नोएडा में, बिहार का ब्रेन है गुरुग्राम में। बिहार में केवल और केवल मजबूर और मजदूर बचे हुए हैं। तो बिहार को बिहारियों के रहने लायक बनाने की जिम्मेवारी आज छात्र शक्ति को है। कहा जाता है कि इतिहास करवट लेता है। हमें आशा करना चाहिए कि बिहार पटना की धरती से जो छात्रों का आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार का रूप आज हम लोगों ने देखा है, यह आंदोलन बिहार में एक तरह से परिवर्तन कारक बनेगा और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।